हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे लेके जीएस की क्लास। आज का जो प्रश्नों का संग्रह बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है जो आपके स्क्रीन पे है। आप पहला प्रश्न देखिए। भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। ठीक है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, यही प्रश्न है। ए ऑप्शन उत्पादन में वृद्धि, बी ऑप्शन ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, सी ऑप्शन आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, उपयुक्त डी। ठीक है क्या है इसका? तो आपको पूछ रहा कि भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है, भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है? तो भूमि सुधार का ये चारों उद्देश्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही, उत्पादन में वृद्धि भी है, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो आपके हैं ये चारों सही हैं भूमि सुधार के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपका रहा है ये, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा। यानी कि आपके जो कुटीर उद्योग हैं और कृषि उद्योग जो है उसमें क्या है जो बाधा उत्पन्न करती है, यही प्रश्न है। ए ऑप्शन अत्यधिक जनसंख्या, बी ऑप्शन निरक्षरता एवं अत्यधिक जनसंख्या, सी ऑप्शन निरक्षरता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको देखते ही हल कर सकते हैं। तो ये जो इसका सही प्रश्न आपका है वो ऑप्शन बी है, यानी कि निरक्षरता और आपकी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, ये दोनों क्या कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या क्या? निरक्षरता। अगर आप निरक्षर हैं तो किस प्रकार से उद्योग को लगाएंगे, किस प्रकार से उद्योग फलीभूत होगा और किस प्रकार की आधुनिक खेती जो साइंटिफिक तरीके से की जाती है, तो आप निरक्षर है तो नहीं कर पाएंगे। उसमें उर्वरकों का अनुपात कितना होगा, कीटनाशकों का अनुपात कितना होगा, आपका फंगिसाइड किस अनुपात में डालना है फसल में, कम से कम इसकी जानकारी आपको होगी तभी आप साइंटिफिक तरीके से खेती कर पाएंगे और अत्यधिक पैदावार उत्पन्न कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है। ए एस एस भटनागर, बी जेसी बोस, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी वी आर राव। ठीक है, तो हरित क्रांति से ये पूछ रहा है कि कौन से वैज्ञानिक है जिनका संबंध हरित क्रांति से है। तो आपका जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं ये विश्व में हरित क्रांति के लिए, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और इसी के लिए इन्हें 1970 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत के संदर्भ में भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेकों बार पूछा हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। जब विश्व के या वैश्विक पटल की बात आती है कि वैश्विक पटल पे कौन से वैज्ञानिक ने हरित क्रांति
पैदा की तो आपके नॉर्मन बोरलॉग जी का नाम आता है। लेकिन भारत के संदर्भ की बात होती है कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन इनका नाम है। इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि भारत या विश्व, अब इसमें एम.एस. स्वामीनाथन नहीं है, नहीं तो दोनों हो जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मन बोरलॉग है। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी कि विश्व स्तर पे पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा? ठीक है, यानी कि सबसे कम प्रभाव ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे कम प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो आपका ए ऑप्शन दाल, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन गेहूं, डी ऑप्शन मकई। तो जो आपकी दाल है ए ऑप्शन, उस पे हरित क्रांति का सबसे कम प्रभाव पड़ा। बाकी अन्य जो आपके चावल हैं, गेहूं है और मक्का है, दाल की तुलना में इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन सर्वाधिक की बात होती है तो आपका गेहूं और चावल पे इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ए तिलहन उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से और डी अंडा उत्पादन से। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो आपका है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से है और इसके ऑपरेशन फ्लड किस वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया है? ठीक है, इनका भी नाम पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा लाया गया, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड लाया? तो उनका नाम था वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। ये ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और इन्होंने कब इसको लॉन्च किया? 1970 ईस्वी में। ठीक है, ये ऐसे तो थे विदेशी, लेकिन भारत के डेयरी विभाग जो है, यानी कि दुग्धशाला विभाग जो है, उसमें इन्होंने शोध करके ऑपरेशन फ्लड जो है उसे लॉन्च किया, जिसकी वजह से भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुआ? दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब दिक्कत ये है कि शब्द से दिक्कत है। ये जो फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो हमारे दिमाग में जाता है कि बाढ़ से संबंधित है। ऑप्शन दे भी सकता है कि ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से संबंधित है, लेकिन आप इस पे जाइएगा मत, इसके शब्द पे। ठीक है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो दूध उत्पादन क्षेत्र है उसमें बढ़ावा किस क्रांति के द्वारा मिला? ऑपरेशन फ्लड के द्वारा मिला, जिसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और इन्होंने कब इसको लॉन्च किया? तो 1970 में इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ए धान की फसल, बी जूट की फसल, सी चाय की फसल, डी मूंगफली की फसल। तो कौन सी इन चारों में से फसल है जिसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता है लेकिन वो जमाव भरा नहीं, नमी के लिए सिर्फ होता है? तो आपका ये जो जूट और धान है, इसके लिए तो पानी की अधिकता होती है लेकिन जल जमाव वाला होता है। लेकिन आपकी जो चाय होती है, इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन वो जमाव ना हो। इसी वजह से आप देखते हैं जो चाय के बागान होते हैं वो ढलान पे होते हैं। ठीक है, स्लोप होती है वो स्थान जहां पे चाय के बागान पाए जाते हैं, ताकि बारिश हो और
उसका पानी इकट्ठा ना हो बल्कि वो नीचे लुढ़क कर चला जाए। इसी वजह से जो ढालू क्षेत्र होता है उस पे चाय के बागान लगाए जाते हैं। ठीक है, मूंगफली, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना पानी की आवश्यकता नहीं होती कि जल जमाव की स्थिति आए, नहीं तो सड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन धान और जूट के लिए जल जमाव वाला पानी चाहिए। अगला आपका प्रश्न रहा ये, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि ये राज्यों का क्रम दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है, फिर उससे कम और सबसे कम चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, ये क्रम पूछ रहा है। ठीक है, घटते हुए क्रम में। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सी ऑप्शन असम, बिहार, झारखंड। और डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर उसके बाद कर्नाटक में चाय का उत्पादन होता है। चाय के संदर्भ में पूछ रहा है। कॉफी के संदर्भ में कहवा कहाँ पे होता है सबसे अधिक, तो आपका कर्नाटक राज्य में होता है। इसको भी जानिए जी। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कहवा की खेती अधिक होती है और पैदावार भी सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसको भी आप नोट करते रहिए, जानते रहिए। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। ए ऑप्शन स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, बी ऑप्शन आजीविका कृषि का, सी ऑप्शन व्यापारिक अनाज की कृषि का, और डी ऑप्शन विशिष्ट बागवानी का। तो आपका मोनोकल्चर जो है वो आपका क्या है? व्यापारिक अनाज कृषि का क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, एक विशिष्ट लक्षण किसका है? व्यापारिक अनाज कृषि का मोनोकल्चर जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ए ऑप्शन चना, बी ऑप्शन तिल, सी ऑप्शन मक्का, और डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो खरीफ की फसल है वो आपकी दो है। ठीक है, दो फसल है खरीफ की, ये दोनों फसल खरीफ की है। इसमें एक ऑप्शन ई डाल दीजिए जिसमें बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही है। अब आप जानिए फसल, भारत में मौसम की दृष्टि से तीन प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। कौन कौन सी है? एक है रबी, ठीक है, दूसरा है खरीफ, और तीसरा आपकी है जायद। ठीक है, एक, दो, तीन। अब रबी की फसल जो है इसमें आता है मटर, चना, गेहूं, सरसों आदि। ठीक है, मूंग भी, उड़द आती है आपकी, ये रबी में आ गई। खरीफ में कौन सा है? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा। ठीक है, जायद में कौन सी आती है? तरबूज है, खरबूज है, ठीक है, ककड़ी है और खीरा। आप समझ गए होंगे। बस इतना ही आपको जानना है कि मौसम की दृष्टि में जो भारत में फसलें उगाई जाती हैं वो तीन प्रकार की उगाई जाती हैं। पहली फसल आपकी रबी है जिसमें मटर, चना, गेहूं आपका आता है, और दूसरा आपका है खरीफ की फसल जिसमें धान आपका है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और क्या है? मूंगफली आपकी है। और क्या इसमें आता है? ठीक है,
तिल भी आता है, और जायद की फसल क्या है? तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। तो इनमें से जो सही है वो खरीफ की ही तो बात कर रहा है। तो खरीफ में कौन कौन से आते हैं? मक्का है और तिल भी आता है इसमें, ठीक है, मक्का और तिल। इस वजह से आपका ये ऑप्शन मक्का और तिल दोनों सही है, ठीक है। एक प्रश्न कृषि से आता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ए चना, बी मसूर, सी मूंग और डी सभी। ये पूछ रहा है कि चना, मसूर, मूंग और सभी में कौन सी ऐसी है जो खरीफ फसल की तरह उगाई जाती है, ठीक है। 10वां प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी वह फसल है जो खरीफ की फसल की तरह उगाई जाती है। तो जो सही उत्तर आपका है वो आपका है ऑप्शन सी, मूंग, ठीक है। मूंग जो है ये खरीफ की फसल की तरह उगाई जाती है। अगला प्रश्न आपका रहा स्क्रीन पे, ये सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? ए सूरजमुखी के साथ, बी मटर के साथ, सी मक्का के साथ और डी गेहूं के साथ। वैसे आमतौर पे देखा जाता है कि जो सह फसल होती है सरसों की वो सूरजमुखी के साथ नहीं होती है, मक्का के साथ नहीं होती है, और मटर और गेहूं दोनों के साथ होती है, ठीक है। बी और डी इसका सही उत्तर है, बी और डी, ठीक है। कौन सा सही उत्तर है? बी और डी, लेखन में कुछ त्रुटियां हुई हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो सरसों होती है या तो प्योर बोई जाती है या गेहूं के साथ बोई जाती है या फिर मटर के साथ बोई जाती है, क्योंकि जो सरसों है वो आपकी रबी की फसल है। रबी की फसल मटर भी है और रबी की फसल आपकी गेहूं भी है, ठीक है। अगला प्रश्न रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, चना, मक्का। तो अभी हमने बताया है खरीफ का मतलब बरसात के दिनों में उगाई जाने वाली जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल कही जाती है, और चना जो है वो आपका रबी के फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका रहा ये, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, ज्वार, सरसों, मसूर। अब उल्टा पूछ दिया, अब तक खरीफ चल रही थी, अब रबी पूछ दिया। तो ज्वार और बाजरा जो ये आपकी है ये खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है। और एक चीज जान लीजिए, जो खरीफ की फसल होती है ये कब से कब तक जाए? ये जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। और कटाई कब इसकी होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है। और जो रबी की होती है फसल, रबी की फसल की बुआई कब होती है? कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब होती है? अप्रैल मई में, ठीक है। अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है, किसकी? रबी की। और जो जायद की फसल है इसकी बुआई कब होती है? फरवरी मार्च में, ठीक है। और कटाई कब होती है? जून जुलाई में। इसको भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे अवधि पूछ ले कि आपकी रबी की फसल की अवधि कब होती है,
खरीफ की फसल की अवधि कब होती है और जायद की फसल की अवधि कब होती है। तो आपका तीनों फसल का हमने कब बुआई होती है, कब कटाई होता है, तीनों का विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, जो कि आपको ऐसे प्रश्न हल करने बहुत ही आसानी मिलेगी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी तो फसल का नाम ही पूछता है, लेकिन हो सकता है अवधि ही पूछ ले। ठीक है, तो आपका यही अवधि है तीनों फसलों का। अगला प्रश्न आपका रहा ये, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। मूंगफली, मक्का, बाजरा, सरसों। खरीफ की बात हो रही है, अभी अभी हमने डिटेल से बताया है। तो सरसों ये रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है। कौन? सरसों। अगला प्रश्न आपका, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। ए रोपण कृषि, बी स्थानांतरित कृषि का, सी सिंचित कृषि का और डी यांत्रिक कृषि का। तो गन्ने के बारे में पूछ रहा है कि गन्ने की जो कृषि होती है वो किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है। तो आपको पता होना चाहिए, गन्ने का जो बुआई होता है वो रोपण के द्वारा रोपित किया जाता है, नाला बना के उसमें जो है या तो काट काट के डाला जाता है या पूरा पौधा डाल दिया जाता है। बाद में उसकी गुड़ाई होती है, उसके बाद पौधा ऊपर निकलता है। तो गन्ने की जो फसल है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, ये रोपित किया जाता है। ठीक है, प्लांटेशन किया जाता है। कौन सा? गन्ने का जो गन्ने की जो खेती होती है। अगला प्रश्न आपका रहा ये, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार। तो सही उत्तर है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, ये सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेज को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।